हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बेहतर होंगे और पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर से सीखे होंगे और उसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। तो एम लक्ष्मीकांत का हमने माइंड मैप बनाया था। उसमें पहला लेक्चर हमने देखा सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा देखा प्रियम्बल। आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में है, इन द सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हमने माइंड मैप बनाया था। तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करें इससे पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं पहले दो लेक्चर का। तो सैलिएंट फीचर में हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कि रिटन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पीछे के फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है, सिंगल सिटीजनशिप है, लीगल लिमिनरीज हैं। उसके अलावा हमने देखा कि वो फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। उसके बाद देखा कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडी, इमरजेंसी प्रोविजन, थ्री टीयर गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एटसेट्रा। जैसे ये सारे सेलियंट फीचर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद हमने प्रियम्बल देखा कि प्रियम्बल की जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ से ड्राफ्ट हुआ, कहाँ से आया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया था और उसको नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। उसके बाद से उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर ऑफ स्टेट क्या है, वो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, एंड उसके की इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से लेता है। ये भी देखा कि उसके इंग्रेडिएंट्स में मतलब जस्टिस कैसे ऑपरेट होता है, इक्वलिटी का क्या रोल है, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं। एंड ये भी देखा कि नेचर ऑफ स्टेट जैसे सेक्युलर, सोशलिज्म, सोशलिस्ट, सॉवरन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक वर्ड जो जो हमारे नेचर ऑफ स्टेट है उसको कैसे प्रिजर्व रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से उसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो आज का टॉपिक वही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम समझने के दो तरीके हैं, या तो हम इसके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से चलें, इसका फीचर्स देखें, मेरिट्स देखें, डिमेरिट देखें, और मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्लियामेंट्री सिस्टम का एंड अदर अल्टरनेटिव क्या है वो देखें। एंड एक तरीका ये है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझ लेते हैं, इसके परस्पर, इसके बराबर में हम इसका अल्टरनेटिव समझेंगे, एंड उसमें जब रीजन्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम के एडॉप्शन का देखेंगे तो वहां पे हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स देख लेंगे। हम दूसरे रास्ते से चलते हैं कि जहां पे रीजन देखेंगे वहीं पे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को देखेंगे, जिससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले इसका माइंड मैप देख लेते हैं कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो पहला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल कौन से हैं जो डील करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम से, राइट। तो अगर सेंटर की बात करें, सेंटर की बात करें तो आर्टिकल 74 एंड 75, एंड स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 163 एंड 164। यहाँ से हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को डील करते हैं स्टेट और सेंटर के लिए। तो इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से 74 क्या रेफरेंस प्रोवाइड करता है, 75 क्या रेफरेंस प्रोवाइड करता है, राइट। उसके बाद से हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। देन इसका जो अल्टरनेट मॉडल है जिसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राइट। देन मेरिट, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, demerits of parliamentary system, region of adoption, रीजन ऑफ एडॉप्शन, और यही इसी के साथ देखेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स भी। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप है इसको हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से अडॉप्ट किया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसका ओरिजिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ था। तो हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्सेज इंडियन पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह से अलग है। तो ये एक माइंड मैप है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं कि जब मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी भी गवर्नमेंट को डील करने की दो तरीके थे। एक तरीका है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक तरीका है पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते हैं वॉल्यूम सेकेंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कि इफ यू टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव तो आपको दो चीजों से डील करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस समय मौजूदा मॉडल में ऐसा कोई मॉडल नहीं था जिसके पास स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ मौजूद हो। हमारे पास एक अमेरिकन मॉडल था जिसके पास स्टेबिलिटी थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी,
एंड एक ब्रिटिश मॉडल था जिसमें जो मोर रिस्पॉन्सिबल था बट लेस स्टेबल था। जो मोर रिस्पॉन्सिबल एंड लेस स्टेबल है उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, और जो मोर स्टेबल एंड लेस रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। मीन्स कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में फ्रेमवर्क दो तरह के थे गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं या कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं, बिकॉज कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट। और रिस्पॉन्सिबल क्यों कहते हैं? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको कैबिनेट कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल, और इन पर्टिकुलर कहें तो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जहां से इलेक्टेड मेंबर आते हैं, राइट। तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्लियामेंट की तरफ होती है। एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर पॉलिसीज एंड एक्ट्स। दैट्स वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम रिस्पॉन्सिबल सिस्टम कहते हैं या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, या वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहने के पीछे का रीजन ये है कि जहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेट होता है, उस ओरिजिनेशन का जो एक तरह से कहिए कि जहां से ये इवॉल्व हुआ वो जगह थी वेस्टमिंस्टर, जहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट है। दैट्स वाई इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। जब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को एज अ पॉपुलर नेम आजकल, जब आप ब्रिटिश मॉडल को भी देख लें या एज वेल एज इंडियन मॉडल को देख लें आफ्टर 75, तो एक चीज निकल के आती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो इसके बारे में भी अभी समझेंगे। इसके बनस्पत अदर हैंड में जो हमारा दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज मोर स्टेबल बट लेस रिस्पॉन्सिबल। दैट्स वाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नॉन रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या गवर्नमेंट कहते हैं। और चूंकि इसका एग्जीक्यूटिव फिक्स होता है, इसको फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी कहते हैं। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच का पूरा डिबेट एंड मॉडल, राइट। अब हम इसको शुरू करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स से कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर क्या है, राइट। और एक एक करके मेरिट, डिमेरिट, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये सारी चीजें देखते चलेंगे। आर्टिकल कैसे वर्क करते हैं वो भी देखेंगे, राइट। तो फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या है? पहला कि यहां डुअल हेड होते हैं, राइट। डुअल हेड, एक होता है नॉमिनल या टिटुलर जिसको कहते हैं, या डी जूरे भी कहते हैं, राइट। नॉमिनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है। इसमें नॉमिनल हेड क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी सेरिमोनियल पोजीशन है उसके लिए एक हेड होता है, और एक हेड होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम रियल हेड कहते हैं। रियल हेड या डी फैक्टो, राइट। ये होता है पीएम, राइट। तो एक तो डुअल हेड का कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है मेजॉरिटी पार्टी रूल का। मेजॉरिटी पार्टी रूल, राइट। इसका एक फीचर और क्या है? एक फीचर है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, राइट। इसके अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा क्या है? पॉलिटिकल होमोजेनिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी के अलावा इसमें क्या है? लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसके पास क्या है? एक और फीचर इसका क्या हो सकता है? सेक्रेसी, राइट। इसके अलावा और क्या फीचर हो सकता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का? एक फीचर हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, राइट। तो ये फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, राइट। अब एक एक करके देखते हैं बारी बारी से। डुअल हेड का कॉन्सेप्ट जो है, डुअल हेड के कॉन्सेप्ट में एक सेरिमोनियल पोजीशन है एंड एक एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, एंड एक हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ स्टेट को हम प्रेसिडेंट कहते हैं एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट को हम पीएम कहते हैं, राइट।
आर्टिकल 74 ये कहता है कि आर्टिकल 74 कहता है कि हेड ऑफ स्टेट अपने एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनेगा विच हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 के हिसाब से सिर्फ इतनी ही बात थी कि प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो अपने लिए अपने एड एंड एडवाइस के लिए प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनेंगे। बट 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट में 1976 एंड 1978 इसमें एक चेंज किया गया। एक चेंज ये कर दिया गया कि जो प्रेसिडेंट होगा वो एड एंड एडवाइस के लिए जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम को चुन रहा है उनके द्वारा दी गई एडवाइस उसके ऊपर बाइंडिंग होगी, राइट। वो उस प्रेसिडेंट को उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फीचर है कि जो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड के ऊपर जो रियल हेड है उसकी सारी एडवाइस बाइंडिंग होती है, राइट। नाउ कम टू द मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल में चूंकि अगर हम इस मेजॉरिटी पार्टी रूल को देखें तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि पार्लियामेंट के ऑर्गन्स कितने हैं। पार्लियामेंट के अगर ऑर्गन देखे जाए तो 3 ऑर्गन है। लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस जिसको राज्यसभा कहते हैं, एंड प्रेसिडेंट, राइट। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा दे आर परमानेंट। लोकसभा जो है ये टेम्पररी है, राइट। लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी रूल है इसका चुनाव जिससे होता है उसको लोकसभा कहते हैं, लोअर हाउस। इसमें 543 मेंबर है। मेजॉरिटी पार्टी कैसे डिसाइड होगी? मेजॉरिटी पार्टी मतलब जिसके पास इस 543/2 + 1 जिसके पास संख्या होगी वो मेजॉरिटी पार्टी है। उसका जो लीडर होगा उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर के रूप में, राइट। एंड प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है उसी का रूल होता है। दैट्स वाई मेजॉरिटी पार्टी रूल इज द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट। इसमें एक चीज ये है कि अगर किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्या किसी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उस कंडीशन में कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है और वो कॉमन कंसेंसस के आधार पर बनती है, राइट। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल हो गया। नाउ कम टू द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको बेडरॉक फीचर कहते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 75 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर टू द लोकसभा। मीन्स कि लोकसभा चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री को रिमूव कर सकती है उसके ऑफिस से। किसके थ्रू? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, राइट। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू मिनिस्ट्री अपनी पावर, मतलब मिनिस्ट्री अपनी ऑफिस से रिमूव की जा सकती है। लेकिन ये मिनिस्ट्री जो है, ये जो मिनिस्टर है वो अपना पावर कब तक एंजॉय करते हैं? तब तक जब तक उनके पास लेटर ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। लेटर ऑफ कॉन्फिडेंस जब तक है तब तक वो पावर में है, राइट। यहीं से एक चीज निकल के आती है जिसको इस फीचर में हमने इंक्लूड नहीं किया था, वो है डबल मेंबरशिप, राइट। डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप में यह होता है कि जो मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होगा एंड हाउस का भी मेंबर होगा, राइट। तो ऐसे में डुअल मेंबरशिप को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि उसका हाउस का मेंबर होना जरूरी है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर किसी भी व्यक्ति को जिसको वो चाहे वो उसको मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। बस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टिपुलेशन उसमें ये है कि उस व्यक्ति को किसी भी, वो चाहे अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, किसी भी हाउस से उसको कॉन्स्टिट्यूटिव 6 मंथ के अंदर उसका मेंबर बनना पड़ेगा। या तो वो राज्यसभा का मेंबर बन जाए या तो लोकसभा का मेंबर बन जाए। तो डुअल मेंबरशिप भी क्या है? ये फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी इसलिए है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल है। इट मींस कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरह की आइडियोलॉजी से आएंगे, राइट। और एक तरह की आइडियोलॉजी से आएंगे तो उनकी सोच, पॉलिसी में उनका रिफ्लेक्शन एक तरह का होगा। दैट्स वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पॉलिसी है उसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखने को मिलती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, और चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा लेकिन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इट मींस कि लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है। प्राइम मिनिस्टर नॉट ओनली द लीडर ऑफ द हाउस बट द लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। तो इस वजह से जो पीएम है, पीएम मोस्ट क्रूशियल पार्ट हो जाता है और उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। दैट्स वाई लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। नाउ सेक्रेसी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
एक सेक्रेसी मतलब ओथ ऑफ सेक्रेसी पे वर्क करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्रेसी जिसको कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्रेसी में क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने ऑफिस में जाने से पहले ओथ लेते हैं और उस ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट उस ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं। सेक्रेसी वाले क्लॉज में होता क्या है कि ऑफिस ज्वाइन करने के बाद से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं ये किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिसी, प्रोसीडिंग्स एंड डिसीजन उसको लीक नहीं कर सकते, इन पब्लिक नहीं कर सकते, राइट। इसके अलावा जो डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस है, डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि आप लोअर हाउस को डिजोल्व कर दीजिए बिफोर द एक्सपायरी डेट, जैसा हमने तय कर रखा है कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुनते हैं, उसके पहले वो एडवाइस कर सकता है। तो डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस ये इंडिकेट करता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट डिसॉल्व लोअर हाउस, राइट। इसके पास एक अथॉरिटी कह लीजिए, एक इस तरह का इसके पास एक अधिकार ऐसा है कि वो उसके थ्रू से लोअर हाउस को डिसॉल्व करके फिर से इलेक्शन में जा सकती है जब भी मेजॉरिटी पार्टी रूल जो रूल कर रही है उसको ऐसा लगता है कि मतलब सेंटिमेंट्स उसके पक्ष में नहीं है या परसेप्शन उसके पक्ष में नहीं है, राइट। जैसा कि जब एनडीए गवर्नमेंट थी, जो कोलिशन की गवर्नमेंट थी, और मई की जगह अक्टूबर में चुनाव करा लिए गए थे, राइट। और इंडिया साइनिंग के नारे के साथ आए थे क्योंकि उनको लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू गो इन द इलेक्शन, राइट। तो वो एक अधिकार पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय करते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स हैं, राइट। अगर ये फीचर्स हैं तो इन फीचर्स की कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होंगी कि अगर डुअल हेड है तो डीमेरिट उसमें क्या है, या मेजॉरिटी पार्टी की वजह से डीमेरिट क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो है लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल होमोजिनिटी है या डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस है उसकी वजह से क्या डीमेरिट्स बन रही हैं, राइट। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का, राइट। होप आपने इसको देख लिया होगा। नाउ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो मेरिट्स में अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स को देखा जाए तो मेरिट्स में क्या है, तो होमोजिनिटी, अभी आपने देखा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको इंट्रोड्यूस करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करता है कि एक तरह की होमोजिनिटी एंड कोऑपरेशन है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में, राइट। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में एक तरह की होमोजेनिटी है, राइट। होमोजेनिटी कि जो एक तो जो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपने पॉलिसी एंड एक्ट के लिए। दूसरा कि दोनों डिपेंडेंट हैं, कोऑपरेटिव अप्रोच में काम करते हैं। थर्ड थिंग कि जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं आता पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, राइट। जैसा कि डिस्प्यूट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में एक तरह का टसल रहता है, राइट। वो टसल हमको एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में नहीं देखने को मिलता पार्लियामेंट्री सिस्टम में, राइट। इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देता है। आर्टिकल 75 अभी आपने पढ़ा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जितनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव ऑर्गन के लिए, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्या मिनिस्टर के ऊपर कोई चेक नहीं है अगर वो रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट कैसे चेक रखता है मिनिस्टर के ऊपर कि वो रिस्पॉन्सिबल रहे पार्लियामेंट के लिए? तो वो रिस्पॉन्सिबल रहने के लिए उसके पास कुछ हथियार है, कुछ डिवाइसेज है जिसके थ्रू वो मिनिस्टर्स के ऊपर चेक रखता है। वो डिवाइसेज कौन से हैं? क्वेश्चन आवर, राइट, जो एडजर्नमेंट मोशन होता है, राइट। उसके अलावा क्या है, जो सेशन होता है जिसमें उनका रहना आवश्यक है मिनिस्टर का, राइट। तो ये कुछ डिवाइसेज हैं जिसके थ्रू मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाए रखती है, राइट। तो क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट, अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो क्या वो सवर्न है? इसको अभी जब देखेंगे ब्रिटिश एंड वर्सेज इंडियन में, वहां देखेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है मेरिट्स में? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव और उसके बीच में होमोजेनिटी है, वाइड रिप्रेजेंटेशन, राइट। वाइड रिप्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से प्राइम मिनिस्टर को, इस फैक्टर को ध्यान में रखना होता है कि जब वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव करें तो उसमें हर सेक्शन से, सोसाइटी के हर सेक्शन से, हर एक ग्रुप से एक मिनिस्टर को चुने। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि कोई सेक्शन या कोई समूह, कोई ग्रुप छूट जाए उनसे, तो इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वजह से उस पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऑफ गवर्नमेंट में हर एक सेक्शन को मतलब रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, जैसा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं मिलता, राइट। वाइड रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, वाइड रिप्रेजेंटेशन। और एक चीज और है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है हमेशा मौजूद रहती है। कैसे मौजूद रहती है कि अगर डिसॉल्व हो गई लोकसभा, राइट, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो उस समय मेजोरिटी में है, जिनके पास जो ये शो कर सकते हैं, तो मेजोरिटी शो कर सकते हैं लोकसभा में, प्रेसिडेंट उनको ऑफर दे देगा कि आप आइए और अपना मेजोरिटी शो कीजिए और गवर्नमेंट बनाइए। तो हम बिना किसी इलेक्टोरल प्रोसेस में गए बिना हम गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ऑफर है। इसके बारे में डॉक्टर आइवर जेनिंग्स ने भी कहा है कि इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम लीडर ऑफ अपोजिशन इज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो ये कुछ मेरिट्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स है क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है, कोऑपरेटिव अप्रोच है, सारी चीजें हैं। लेकिन अभी हमने जब फीचर्स देख रहे थे, फीचर्स में देखा कि लोअर हाउस को डिसॉल्व किया जा सकता है कभी भी, ठीक है। कोलिशन की गवर्नमेंट बन सकती है, राइट। डिफेक्शन का लॉ है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन कानून उसकी वजह से लेके आना पड़ा, ठीक है। कोलिशन की गवर्नमेंट में क्या है कि अगर कॉन्सेंसस पे काम करते हैं, कॉन्सेंसस अगर मतलब सही नहीं रहे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो गवर्नमेंट गिर सकती है। तो डीमेरिट्स में क्या आ गया, पहला ही डीमेरिट्स में क्या है, पहला कि अनस्टेबल गवर्नमेंट, ठीक, अनस्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट की, ठीक है। और ये अनस्टेबिलिटी मतलब सिर्फ डीमेरिट नहीं है, ये हमको देखने को मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप 1978 में डॉक्टर मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट देख लीजिए, आई के गुजराल का, देवेगौड़ा का, वीपी सिंह, चरण सिंह, चंद्रशेखर गवर्नमेंट, ये जितनी भी गवर्नमेंट्स आई कोलिशन की, वो सारी गवर्नमेंट क्या थी, अनस्टेबल गवर्नमेंट थी। तो क्या कोलिशन की सारी सरकारें अनस्टेबल होती हैं? नहीं। उसके बाद से एनडीए आया, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, एंड यूपीए 1 एंड यूपीए 2 आया, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। बट कंडीशन इज कि अनस्टेबिलिटी तो है, मतलब कोई कभी भी छिटक सकता है एक दूसरे से, ठीक है, गवर्नमेंट अनस्टेबल हो सकती है। इस अनस्टेबिलिटी की वजह से होगा क्या, इन अनस्टेबिलिटी की वजह से होगा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाई जा सकती, या बनाई जा सकती हैं तो रन नहीं कराई जा सकती, ठीक है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी, ठीक, डिसकंटिन्यूटी, ठीक। डिसकंटिन्यूटी की वजह से क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यूटी इज जस्ट मतलब मियर डीमेरिट्स। ये आपको देखने को मिलती है कि 1978 में जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आती है और 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ रहता है 1976 में, तो उसमें कई सारी पॉलिसीज रन कर रही होती हैं। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट एंटी इंदिरा बन के आती है और वो पूरी पॉलिसी को रिवर्स कर देती है। 1980 में फिर चुनाव होते हैं और जब कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस गवर्नमेंट मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के सारे पॉलिसीज को रिवर्स कर देती है। तो ये देखने को मिलता है कि डिसकंटिन्यूटी है। इसके अलावा क्या है कि अगर फुल फ्लेज गवर्नमेंट आ जाए, मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आ जाए कि अपोजिशन के पास जगह ही नहीं है, ठीक है, 272 मेंबर्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, और सपोज कि वो आ गए 300 प्लस, 400 प्लस, अब की बार 400 पार, ठीक है, और वो आ गया, तो कैबिनेट क्या हो जाता है, कैबिनेट अथॉरिटेटिव हो जाता है, ठीक। यानी कि एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी जो होती है, ठीक है, डिक्टेटोरियल टेंडेंसी जो होती है वो डेवलप होने लगती है कैबिनेट के अंदर। तो ये एक, और इसका एग्जाम्पल क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एच जे लास्की ने, और जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, रैमजे, उन्होंने भी ये कंप्लेन किया कि कैबिनेट इज अ डिक्टेटर, राइट। तो एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी इसकी डिमेरिट है। इसकी डिमेरिट्स में एक और चीजें आती हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर पे काम नहीं करता। जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है उस पर काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि अगर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर को एंजॉय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बकल एंड बाइंड्स के रूप में ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ स्विम एंड सिंक फिलॉसफी के साथ काम करते हैं, राइट, कि साथ में तैरेंगे, साथ में डूबेंगे, राइट। तो वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रह जाता, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जाती हैं चीजें पूरी।
ठीक है, कि मतलब इनसेपरेबल है ना, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एक दूसरे से इनसेपरेबल है, और अगर इनसेपरेबल है तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात ही नहीं होती। तो ये इसके डिमेरिट्स हैं, राइट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब इसका हम कंपेरिजन कर लेते हैं कि अगर इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, तो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसके फीचर्स क्या हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो फीचर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल यूएसए है, राइट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसमें डुअल हेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल हेड होता है। जो सेरेमोनियल पोजीशन को एंजॉय करता है वही हेड ऑफ गवर्नमेंट की पोजीशन को भी एंजॉय करता है। सेकंड, सिंगल हेड, राइट। सेकंड, कि यहाँ पे किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है, राइट। किचन कैबिनेट ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, ठीक है, ओनली एडवाइजरी बॉडी, जो प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है और कभी भी रिमूव कर सकता है, राइट। इट मीन्स कि जो किचन कैबिनेट है वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हाउस है, हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के लिए, राइट। इट मीन्स कि जो प्रेसिडेंट है एंड जो, और ये चूज किए कैसे जाते हैं कैबिनेट से, किचन कैबिनेट में के लोग, इसको प्रेसिडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को नॉमिनेट करते हैं, चूज करते हैं। तो दो चीजें आ गई इसमें, एक तो अगर प्रेसिडेंट ऐसे चूज कर रहा है तो वाइड रिप्रेजेंटेशन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में था वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है, यहाँ पे क्या है, नैरो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। ये एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम का डिमेरिट है, राइट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो लोअर हाउस है, जिसको वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, राइट। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। यहाँ पे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तीनों के इंडिपेंडेंट ऑर्गन है जो एक दूसरे से बिल्कुल ही सेपरेट है, जिनका पावर ही बिल्कुल सेपरेट है, राइट। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम से बिल्कुल अलग है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था डिमेरिट्स में, कि वहाँ अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, क्योंकि यहाँ ये इलेक्टोरल कॉलेज से चुन के आते हैं, ठीक है, फिक्स्ड टेन्योर के लिए चुन के आते हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल स्टेबल है, और सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो लेस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो दिस इज अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर एक तरह से ये बात कही जाए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अल्टरनेट एंड अपोजिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल कि ये अब ये हैं तो ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जा रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे प्रेवलेंट इन ब्रिटेन, कनाडा, जापान, इंडिया, वैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो यूएसए में है, श्रीलंका में है, रशिया में है, ब्राजील में है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑपरेट किया जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट कि रीजन ऑफ एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जबकि हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी था, हम एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ जा सकते थे कि हम ऐसा स्ट्रक्चर चूज करें जिसमें स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से मतलब पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी, ठीक है, और हम एक लंबे इन्वेजन एंड लंबे, एक तरह से कह सकते हो कि जिस वर्ड का यूज करते हैं कि इंपेरियलिज्म से बाहर आ रहे थे, राइट। तो उन सारी चीजों, वो सारी चीजें भी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज क्यों किया, राइट। तो रीजन ऑफ एडॉप्शन, राइट। रीजन ऑफ एडॉप्शन जो है, इसके लिए सबसे पहले इसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स देख लेते हैं, जिससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसा कि हम कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने अडॉप्ट किया है, इज नॉट द मियर अडॉप्शन, ये इवॉल्व हुआ है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में एक टाइम पीरियड में इवॉल्व हुआ है, और वो एक बड़ा रीजन रहा है कि हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट किया, राइट। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में अगर हम मतलब एंशिएंट इंडियन सोसाइटी को देखें, तो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में धर्म का मतलब जो था वो रूल ऑफ लॉ था, ठीक है। जो राजा था, जो किंग का कॉन्सेप्ट था, किंग डायरेक्ट एक्शन में मतलब डायरेक्ट एक्ट नहीं करता था, वो काउंसिल्स, जो काउंसलर्स थे, काउंसलर्स के सलाह पे एक्शन लेता था। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, अगर हम ऋग्वैदिक टेक्स्ट को देखें, ऋग्वेद को देखें, तो उसमें दो शब्द आते हैं, सभा और समिति, राइट।
समिति वो थी जो जनरल असेंबली थी, जिसमें सब लोग इकट्ठा होते थे और जो मैटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर रहता था उस पर डिस्कशन कर लेते थे। एंड एक थी सभा। ठीक, सभा था मतलब अपर हाउस, जिसमें घर के बड़े लोग या जो पढ़े लिखे लोग हैं उस समूह के, वो लोग बात करते थे और उनके द्वारा बनाया गया कानून सब पे बाध्य होता था। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं था, मतलब अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं था, ऐसी ही कुछ प्रथा 500 बीसीई में एथेंस में भी घट रही थी। ठीक है, तो एक साथ जो समूह था वो एक तरह की सेटअप की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हम इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट से चलते हैं कि क्या ये सिर्फ ऐसी बात थी कि सभा समिति थी, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मतलब हम उसके आदि थे पार्लियामेंट्री सिस्टम के? नहीं। कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें, डिवाइसेज भी हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि नहीं, एक सेटअप था। जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन, हम जब सभा होती थी तो सभा में एक स्पीकर चुनते थे जिसको विनयाधार कहते थे, राइट, विनयाधार कहते थे। ठीक, एक विप होता था जो रिजोल्यूशन, कोरम, इन सारी चीजों को देखता था और उसको हम कहते थे गणपूरक। ठीक, राइट। तो ये तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप हो गया। लेकिन क्या उसका मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप भी कुछ था? मतलब एक ऐसा मतलब कोई काउंसिल थी क्या, कोई विलेज असेंबली होती थी क्या? डेफिनेटली होती थी। अ, अगर हम उस समय के टेक्स्ट को देखें तो उस समय के टेक्स्ट में जनपदाज का जिक्र आता है, जिनको हम क्या कहते हैं? रीजनल काउंसिल्स कहते हैं। रीजनल काउंसिल्स यानी जनपदाज, राइट। जो सिटी काउंसिल थी, सिटी काउंसिल को हम क्या कहते थे? पौरसभा, राइट। वैसे ही जो विलेज असेंबली होती थी उसको क्या कहते थे? ग्राम सभा, राइट। तो ये हमारा उस समय का एंशियंट लिटरेचर से था और इसके कई सारे एविडेंसेज मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें मतलब ऐसे ही थी, इसके एविडेंसेज कई सारे टेक्स्ट में मिलते हैं। आप अर्थशास्त्र को देखिए, आप अत्रेयी ब्राह्मण को देखिए, आप पाणिनि अष्टाध्यायी को देखिए, महाभारत को देखिए, उन सारे चीजों में इन सारे सेटअप्स का जिक्र मिलता है। लेकिन जो मॉडर्न पार्लियामेंट्री सेटअप है, मॉडर्न पार्लियामेंट्री सेटअप इससे अलग कैसे था और वो कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया में, उसके लिए अगर देखें तो हम चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, जिसमें पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया और गवर्नर जनरल के काउंसिल को इंडियन काउंसिल कहा गया। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इवोल्यूशन का जिक्र मिलता है, राइट। इसी में जो इसका लास्ट चार्टर एक्ट आया 1853, 1853 में जो गवर्नर था, गवर्नर अपने काउंसिल के लिए 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था, मैक्सिमम एंड मिनिमम 6 मेंबर को, राइट। इसके बाद ये चीजें और बढ़ती हैं, ये और इसका इवोल्यूशन और ज्यादा होता है और जो ब्रिटिश हैं वो कहते हैं कि इंडिया को चलाने के लिए, उसके प्रोविंसेज के लिए, उसके लेजिस्लेशन को संभालने के लिए हमको एक परमानेंट काउंसिल चाहिए जो ऑपरेट कर सके। इट मीन्स कि गवर्नर जनरल को एक सेरिमोनियल पोजीशन की तरफ भेजा जा रहा था, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ एक कारण है था। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें जब लॉयड गया, क्लाइव लॉयड गया और वहां पे उसके ऊपर वो ट्रायल चला और उसकी वजह से जो बोर्ड बने वो सारे डिसीजन उसमें आते हैं। तो वो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे देखेंगे। अभी बस हम ये देखते हैं कि कैसी चीजें पहुंचती हैं रीजन ऑफ एडॉप्शन तक, राइट। तो 18 जब इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, राइट। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर 6 नॉमिनेटेड मेंबर हो जाते हैं एंड 6 जो मेंबर होते हैं वो इंडियन मेंबर्स को वो चूज करते हैं। अब तक इंडियन मेंबर उसमें इंक्लूड नहीं किए जा सकते थे, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, राइट। 1861 के बाद से 1892 जिसमें फिर से बात होती है कि इसी पे लेजिस्लेटिव ऑर्गन को बेहतर बनाने पे। इसी के दौरान 1892 और 1861 के बीच में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना होती है कि जो इंपीरियल इंपीरियल रूल है इसको रिलैक्स किया जाए एंड वहीं से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इवोल्यूशन की पहली परिकल्पना आती है जब 1889 के अधिवेशन में, मतलब जो सेशन था कांग्रेस का 1889 का, वहां पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि इफ दिस इज, मतलब उनका जो पूरा सेशन था कि उस सेशन में वो एक बात कहते हैं कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि रिफॉर्म ऑफ द काउंसिल को एडॉप्ट, मतलब चेंज कराने में सफल हुए, मतलब वो रिफॉर्म लाने में सफल हुए, तो
दिस इज द रूट ऑफ द ऑल द रिफॉर्म्स। ठीक है, हमारी सारी सुविधाएं, मतलब हमको सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी, हम अपना डिसीजन लेने लगेंगे। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ जा सकेंगे, समाज के लिए जो हम निर्णय ले सकते हैं उसमें हम एक्टिव भूमिका निभा सकेंगे, ये सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि दिस इज द मतलब रूट ऑफ द ऑल द रिफॉर्म्स, मतलब रिफॉर्म ऑफ द काउंसिल। इसके आगे जब इसकी बात होती है रिफॉर्म की, तो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में इस बात का जिक्र आता है कि नहीं, अब हम प्रॉपर लेजिस्लेटिव सेटअप के साथ आएंगे। ठीक है, और उस प्रॉपर लेजिस्लेटिव सेटअप का एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। ठीक है, उस फ्रेमवर्क को एक तरफ फ्रेमवर्क तैयार होता है, एक तरफ ब्रिटिश 1920 में साइमन कमीशन की स्थापना कर देता है। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, कांग्रेस वो रिपोर्ट स्वीकार नहीं करती है, उसका विरोध करती है, और कांग्रेस अपने 1929 के जो का सेशन जो होता है लाहौर का, वहां पे वो पूर्ण स्वराज की मांग करती है। इसी बीच में 1920 एंड 1929 के बीच में 1919 जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ब्रिटिश ये अडॉप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हम रिफॉर्म कर रहे हैं जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उसमें, और दो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होंगे, एक होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें 60 परमानेंट मेंबर होंगे, और एक होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें 140 मेंबर होंगे। इस 140 में से 100 मेंबर इलेक्ट होके आएंगे, 26 मेंबर नॉमिनेट होंगे अलग अलग सेक्शन से, और बचे हुए नॉन ऑफिशियल मेंबर गवर्नर नियुक्त करेगा अपने हिसाब से। राइट, तो ये एक सेटअप आ जाता है किसमें, 1919 मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। राइट, जैसे ही ये बात आती है वैसे ही कांग्रेस कहती है कि सिर्फ बाई कैमरलिज्म से काम नहीं चलेगा, कि दो हाउस बना दिए इससे काम नहीं चलेगा, हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमको ग्राउंड पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, हमको गवर्नमेंट चाहिए, हमको मतलब ये नहीं होगा कि दिल्ली में बैठ के एक आदेश पारित कर दिया गया और वो अलग अलग सोसाइटी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वाइड सोसाइटी थी। तो यहीं पे इसके बाद 1919 रिफॉर्म के बाद ब्रिटिश डायरकी भी लेके आते हैं कि प्रोविंसेज की अलग गवर्नमेंट होंगी, हालांकि कुछ प्रोविंसेज की ही बनी, और वहां से पहली बार ये आता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम सिर्फ यूनियन के लेवल पे नहीं होगा, स्टेट के लेवल पे भी होगा। फास्ट फॉरवर्ड, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं एक तरफ, फिर वो अधिवेशन में 1929 में कांग्रेस ये मांग कर चुकी है पूर्ण स्वराज की। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आती है, जिसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी है, जहां से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के मतलब ऑपरेशन की जितनी चीजें हैं हमने वहीं से ली हैं। देन मूव टू 1951 एंड 52, जब हमने अपनी पहली लोकसभा और पहली राज्यसभा देखी। ठीक है, राज्यसभा मतलब 2 साल पे मेंबर उसमें आते रहेंगे, और एक मेंबर का टेन्योर 6 साल का होगा। लोकसभा जो थी वो टेम्पररी थी, जो डिसॉल्व मतलब जो इलेक्शन के थ्रू लोग आएंगे। राइट, और यहाँ से हमारा जो पूरा सेटअप है वो स्टेब्लिश होता है। इसके बीच में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। अब यहीं पे हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एडॉप्शन दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम। बिल्डअप से आप समझ गए होंगे कि इंडियन सोसाइटी जो थी, इंडियन सोसाइटी पार्लियामेंट्री सिस्टम के ज्यादा मुफीद थी, ज्यादा करीब थी। ठीक है, दे आर क्लोज टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि शुरू से ही हम उसी में ऑपरेट कर रहे थे। और ऐसी ही बात के मुंशी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में बोलते हैं, वो कहते हैं कि पिछले 30-40 साल से हम एक सेटअप को लगातार यूज करते आ रहे हैं, उसी सेटअप में हम सारे अपने काम कर रहे हैं, और उसका हमको ये पता है कि उसका कुछ हमको नुकसान नहीं हुआ है, हम ग्रो ही किए हैं, हम समृद्ध ही हुए हैं। राइट, तो ऐसे में मुझे कोई कारण नहीं नजर आता कि हम एक ऐसे सेटअप को बाई करें जिसके बारे में हम जानते नहीं है। राइट, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे केटी शाह और के एम मुंशी दोनों। केटी शाह फेवर में थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ले आते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्सेंसस में इसके पक्ष में थी कि नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो के एम मुंशी सुझाव दे रहे हैं कि वी आर फैमिलियर टू, ये हमको मतलब अच्छा सुझाव लग रहा है, और वो एक रीजन ऑफ एडॉप्शन बनता है कि मतलब सुझाव अच्छा है कि हम 30-40 साल से एक ही चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही बेहतर है, और अगर बेहतर वर्क कर रहा है तो उसको लेने में क्या दिक्कत है। ड्राफ्टिंग कमेटी का इससे इतर एक राय और थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जैसा कि भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम जिस तरह के चीजों से बाहर आ रहे हैं, हमको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए जो एक वाइड रिप्रेजेंटेशन दे सके और सबके बारे में सोच सके। तो वो एक बड़ा रीजन था
पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने का कि हमको क्या चाहिए था, हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए था और प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं दे सकता था। इसके अलावा क्या रीजन थे? इसके अलावा एक बड़ा रीजन था कि इंडियन सोसाइटी की, जैसा अभी बात किया कि वाइड रिप्रेजेंटेशन मिल सकता था। इंडियन सोसाइटी हाईली हेट्रोजीनियस सोसाइटी थी और प्लूरल जो सिस्टम है इसका मतलब जो बहुलवादी संस्कृति है कि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग तरीके के सोचने वाले, एथनिसिटी अलग अलग है, जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग है, ठीक है, एजुकेशन के लेवल पे भी जो सोचने का तरीका था वो अलग अलग था, ठीक है, कि जो स्मृतियां थी जिससे ऑपरेट होते थे इसके पहले के सारे मतलब लॉ कह सकते हो, रूल ऑफ लॉ तो जो था, साउथ में दया भाग स्मृति के थ्रू होता था, नॉर्थ में याज्ञवल्क्य स्मृति थी, मुगल काल में जो मुगल जो सेटअप बनाए उसके थ्रू होती थी। तो ये सारी चीजें थी, मतलब एक डाइवर्स सोसाइटी थी और उस डाइवर्स सोसाइटी की वजह से ये था कि यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और अगर लेजिस्लेचर से के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो एक टसल लेजिस्लेचर ऑर्गन के बीच, लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में हमेशा रहेगा। और एज ए इन्फेंट डेमोक्रेसी हम किसी प्रकार का परपेचुअल क्लीवेज या डिस्प्यूट नहीं चाहते थे। दैट्स वाई वी अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है एंड इट इज गुड, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि व्हाई वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो क्या क्या रीजन थे? पहला कि हम क्या थे, फैमिलियर थे। दूसरा क्या था, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। थर्ड क्या था कि डिस्प्यूट नहीं चाहते थे, राइट। किसके किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव के एंड लेजिस्लेचर के बीच में, राइट। और इसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स तो अपनी थी ही, और क्या था, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट। तो क्या ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट्री सेटअप के बारे में जब बात हुई तो क्या इसका मतलब इसको जब अडॉप्ट कर लिए तो फिर इसके बारे में हम ये सोचे नहीं? नहीं, ऐसा नहीं था। 1970 में गवर्नमेंट ऐसा सोच रही थी कि अब समय आ गया है कि हम मतलब हम धीरे धीरे ग्रो कर गए हैं, हम ऐसी स्थिति में हैं कि अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं, अब हम एक स्टेबल गवर्नमेंट के फॉर्मेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, हालांकि वो कमेटी बनी थी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए, लेकिन उसी कमेटी की फाइंडिंग थी स्वर्ण सिंह कमेटी। उस कमेटी की फाइंडिंग्स में एक चीज ये इंक्लूडेड थी कि ये देखो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के जगह पे हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इस समय की पोजिशनिंग क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1975 में ये रिपोर्ट सौंपी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लगातार बेहतर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम मेच्योर हो रहे हैं, सेटअप्स मेच्योर हो रहे हैं इसके, और जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं उसके लिए ये सिस्टम ही सबसे बेहतर है। तो ये एक रीजन और उसका मतलब जो इनग्रॉस स्टेटमेंट था वो ये था कि हमने पार्लियामेंट्री सेटअप को अडॉप्ट क्यों किया। नाउ कि अगर अडॉप्ट कर लिया तो हमारे पास जो मॉडल मौजूद था वो ब्रिटिश मॉडल था, राइट। और ब्रिटिश मॉडल से हमारा मॉडल अलग कैसे था? क्या अगर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम इवॉल्व हुआ है तो कैसे चेंजेस थे? चेंजेस ये था कि ब्रिटिश मॉडल क्या था, मोनार्कियल था, ठीक, यहाँ पे हेरिडेटरी से आते थे हेड ऑफ स्टेट। हमारा मॉडल क्या था, रिपब्लिक था, राइट। ब्रिटिश मॉडल में जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोअर हाउस से चुन के आ सकते हैं, ठीक। इंडियन में दोनों हाउस से चुन के आ सकते हैं, इधर राज्यसभा और लोकसभा। मतलब ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हमारे लोकसभा से आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा से दोनों से प्राइम मिनिस्टर चुने जा सकते हैं। सेकेंड, जो मिनिस्टर बनेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हिस्सा होगा उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ही चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिलैक्सेशन दी गई कि प्राइम मिनिस्टर किसी को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि 6 मंथ के अंदर उसको किसी भी हाउस का मेंबर होना होगा, राइट। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में काउंटर सिग्नेचर का एक पक्ष है, मतलब लीगलिज्म जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक सबसे खूबसूरत फीचर है कि अगर हेड ऑफ स्टेट किसी एक्ट पे साइन कर दिया तो जो मिनिस्टर है उसको भी सिग्नेचर करना ही है, राइट। बट इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके पास ऐसा लीगल डिवाइस नहीं, राइट। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को इंजॉय करता है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को
सवर्निटी को एंजॉय नहीं करता। क्यों एंजॉय नहीं करता? उसके 3-4 रीजन है। पहला कि फंडामेंटल राइट, कि अगर फंडामेंटल राइट आपका किसी भी प्रकार के कोई लॉ बनता है और उसकी वजह से फंडामेंटल राइट आपका मतलब फंडामेंटल राइट आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं या उसका सस्पेंशन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 या 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं, राइट, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। सेकेंड, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल 30, राइट। और क्या है, क्यों नहीं पार्लियामेंट्री सवर्निटी को एंजॉय करता है? बिकॉज फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर भी एक रीजन है। तो ये कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से हम रिस्ट्रिक्टेड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को एंजॉय करते हैं रेदर देन द पार्लियामेंट्री सवर्निटी, राइट। एक और खूबसूरत फीचर है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, दैट इज द शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट क्या होती है कि जो पार्टी अपोजिशन में है, वो जो पार्टी रूल में है, तो जैसे इंडिया में है कि होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, इसी की शैडो मिनिस्ट्रीज बनाई जाएंगी। उसके लिए एक जो लीडर अपोजिशन है अपने एक लीडर को अपॉइंट कर देंगे। जब ये उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में सत्ता में आएंगे तो वो उन पॉलिसीज, इस पॉलिसीज का आकलन करेंगे और उन पॉलिसीज में जो चेंजेस करने होंगे वो कर लेंगे। शैडो कैबिनेट जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इंडियन पार्लियामेंट के उसमें नहीं आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ब्रिटिश है इंडियन पार्लियामेंट में, राइट। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपकी रह गई होंगी, कई सारे क्वेश्चन रह गए होंगे कि आप पार्लियामेंट का सेटअप, जैसे राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर कितने दिन रहेंगे, ठीक है, जो उसमें बिल पास होंगे, तो जो बिल राज्यसभा से पास होगा वो कैसे पास होगा, बिल लैप्स कैसे हो जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे, ऑर्डिनेंस क्या होता है, प्रेसिडेंट्स एक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस के मेंबर नहीं है लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ठीक है। तो इन सारी डिटेल्स को हम देखेंगे जब प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को देखेंगे, और इसके बाद जब हम फेडरल सिस्टम देखेंगे, और उसके बाद जब पीएम, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री फोरम, पार्लियामेंट, सीएम एंड स्टेट लेजिस्लेचर को देखेंगे, तो इन सारे सवालों को वहां पे एड्रेस करेंगे। अभी ये बस पूरा लेक्चर इसके इर्द गिर्द था कि व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, कि सिस्टम की अपनी खूबसूरती क्या है, अपने फीचर्स क्या है, अपनी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और इतना समय देने के लिए, सुनने के लिए शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप या तो कमेंट में लिखिए, या तो इसके इन्फॉर्मेशन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे लिख के भेजिए जहाँ भी आपको सुविधा लगे, और वहीं पे आपको मेल आईडी मिल जाएगी, मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।